स्वागत दोस्तों आप सभी का। चौक चौराहा न्यूज पर चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी सरकार के मंत्री के द्वारा किया गया ऐसा कांड की हो गए दंगे, यहां तक कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा नए जिला बनाने की घोषणा के बाद एक और सांसद ने मुख्यमंत्री को लगाई है जोरदार फटकार। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में बंगले को लेकर बीजेपी के दो नेता आपस में ही उलझ गए हैं। इसी के साथ में दोस्तों अडानी को दिया है इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी सरकारों में से एक सरकार ने तगड़ा झटका। बताएंगे सारे टेंडर रद्द कर दिए गए हैं दोस्तों। इसी के साथ में मोदी ने दो ऐसी हरकत की है दोस्तों जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे और एक एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि छोटे से मुद्दे को बड़े हिंसा में तब्दील करने वाले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मंत्री के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जानी चाहिए और मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन और परिवर्तन बदलाव से ही देश आगे बढ़ेगा तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अंदर एक गांव में एक मंत्री की कार के चालक और स्थानीय निवासियों के बीच में मामूली से विवाद को लेकर झड़प हो गई दोस्तों, जिसके बाद मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पलथी गांव के अंदर हिंसा के दौरान कई दुकानों में आग लगा दी गई है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। दोस्तों अधिकारियों ने बताया है कि कसाईवाड़ा गांव से राज्य मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए राज्य के मंत्री गुलाब राव पाटिल की कार गुजर रही थी। कार के चालक और स्थानीय लोगों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। इसके बाद खबर आई है दोस्तों की काफिले में शिवसेना के नेता और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री पाटिल मौके पर नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के एक सदस्य कार में बैठे हुए थे। आपको बता दें कि बहस होने के बाद मामला खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद इलाके में कुछ लोग गांव के चौराहे पर आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद गांव के अंदर कई सारे दुकानों को तोड़फोड़ किया गया है दोस्तों, जला दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य रिजर्व पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ दंगा नियंत्रण की पुलिस टीम को भी दमकल के वाहनों के साथ तैनात कर दिया गया है दोस्तों। पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया गया और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इस खबर से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे पहले बहस होती है और उसके बाद बहस खत्म होने के बाद बाहर से लोग बुलाए जाते हैं और उसके बाद कसाईवाड़ा गांव के अंदर बवाल किया जाता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पर्सनल लड़ाई को दंगा में बदलने वाले मंत्री के कार चालक समेत उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो बाहर से आकर दंगा मचा रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि जलगांव के पलाधी गांव में दो समूहों के बीच में हुए झड़प के मामले को लेकर एडिशनल एसपी ने भी जानकारी देते हुए कहा कि कल रात दो समूहों के बीच में झड़प हो गई, कुछ वाहन और दुकानों में आग लगा दी गई। 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पलाधी गांव में कर्फ्यू लगा दी गई है और सुबह 6 बजे इसे आज हटाया जा सकता है दोस्तों, जो जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद ये हरकतें चल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये जरूर ये प्रायोजित पूरा मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और मंत्री के खिलाफ भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि मंत्री भी एक स्टेक होल्डर है पूरे मामले में। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक की जिसमें उन्होंने कई सारे बड़े फैसले लिए दोस्तों। सरकार का एक फैसला ये भी था कि पिछली गहलोत सरकार में जो 17 जिले बनाए गए तो उसमें से 9 जिलों को रद्द किया जाएगा, मात्र 8 जिले और रहेंगे। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद अब भाजपाइयों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। पहले तो बीजेपी के कई सारे पार्षदों और स्थानीय नेताओं के साथ साथ नगर अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ऐसे में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जालोर सिरोही लोकसभा से पूर्व सांसद देवजी पटेल ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर सांचौर जिले को यथावस्थ करने और पुराने स्थिति को मेंटेन रखने के लिए कहा गया है दोस्तों। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने का भी अनुरोध किया गया है। कुल मिलाकर भाजपाई अब विरोध दिखाकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन लोगों को पता है कि किस तरीके से उनको मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले अलग अलग तरीके के जिले घोषित किए गए, उन जिलों को अब रद्द करके बीजेपी के 2, 4, 5 नेता विरोध करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विरोध करे, लेकिन सबको पता है कि भाजपा ने यह फैसला जानबूझकर लिया है और कहीं ना कहीं लोगों के विकास को रोकने की कोशिश की गई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इन जिले के सारे लोग मिलकर आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा को शिकस्त देंगे तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नए बंगले को लेकर आपस में ही बीजेपी के 2 नेता भिड़ गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली 5 दिसंबर 2024 को। उसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा चलती रही दोस्तों। ऐसे में एक बड़ी जानकारी है जहां पर मंत्रियों के लिए अशुभ माने जाने वाले रामटेक बंगला एक बार फिर से चर्चाओं में है दोस्तों। राजस्व मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को मुंबई स्थित रामटेक बंगला अलॉट किया गया। यह बंगला अशुभ माना जाता है। इस बंगले को लेकर कई भ्रांतियां हैं। रामटेक बंगले में रहने वाले मंत्री के राजनीतिक करियर में काफी उथल पुथल रहता है, इसलिए मंत्री बावनकुले को रामटेक बंगला मिलने के बाद उनके समर्थक डर गए दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेत्री पंकजा मुंडे, जिनका राजनीतिक करियर वैसे भी नीचे लो की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, अब उनको पर्णकुटी बंगला हटाकर रामटेक बंगला दे दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि अशुभ बंगला जानबूझकर पंकजा मुंडे को दिया गया है, जो पहले ही बीजेपी से नाराज है और उनकी राजनीति धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में अडानी को उस वक्त इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी ने तगड़ा झटका दिया जब अडानी लगातार चर्चा में बने हुए दोस्तों। डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की सरकार ने स्मार्ट मीटर की खरीद को लेकर उसके ग्लोबल टेंडर को रद्द कर दिया है दोस्तों। इस टेंडर के लिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड AESL सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी, लेकिन
तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम विभाग से कहते हुए इस टेंडर को रद्द करवा दिया है। AESL ने लागत ज्यादा बताई थी दोस्तों। ये टेंडर चेन्नई के कांचीपुरम के चेंगलपट्टू समेत 8 जिलों को कवर करता है और इस तरह के 4 टेंडर पैकेज में था। इस पैकेज के लिए केंद्र सरकार 19,000 करोड़ रुपए फंड करने वाली थी। इस पैकेज में पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र योजना के तहत 82 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे। इस योजना के तहत राज्य में सभी बिजली कनेक्शन यानी कृषि कनेक्शनों को छोड़कर स्मार्ट मीटर लगाने की प्लानिंग चल रही थी। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप को यह तगड़ा झटका है। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन लोगों को फायदा ना पहुंचे जो हमारे दो के एजेंडे से देश में सरकार चला रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएं। इसी के साथ में एक और बड़ी जानकारी है कि 813वें उर्स के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जब यह खबर सामने आई तो भाजपाई और खासकर जो अंधभक्त है वो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। दोस्तों अगर राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता ने ऐसी कोई खबर दी होती तो भाजपा के लोग और खासकर गोदी मीडिया के लोग और उसमें भी जो प्रचंड अंधभक्त है वे सारे के सारे राहुल गांधी को लेकर अनाप शनाप बातें करने लगते। लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले पर एकदम चुप्पी साध कर बैठे। ऐसा लग रहा है कि सांप सूंघ गया है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2025 बीते दिन ही एक बड़ा बम फोड़ा है। दोस्तों उन्होंने दलजीत दोसांझ से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर दलजीत अभी हाल फिलहाल में लगातार भारत के दौरे पर निकले हुए। दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में उनकी कई सारे कंसर्ट हो रहे हैं और उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने मनमोहन सिंह का भी समर्थन किया था और एक बार कह दिया था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जिससे अंधभक्तों को काफी बुरा लगा था। दोस्तों इसके बावजूद दलजीत दोसांझ अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़े रहे और दलजीत दोसांझ को लेकर ना जाने कैसी बातें कही गई। उनको खालिस्तानी बताया गया, भारत विरोधी बताया गया। पाकिस्तान के लोगों को कंसर्ट में उन्होंने स्वागत किया था, उनका समर्थन किया था, तो उनको पाकिस्तानी तक बताया जा रहा था, भारत के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति बताया जा रहा था। लेकिन अब दलजीत दोसांझ नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, तब एकदम सन्नाटा देखने को मिल रहा है। एक अंधभक्त भी अब दलजीत के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ट्रंप के लिए दिन रात कैंपेन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिसमें ज्यादातर जो अंधभक्त जिन्हें लगता है कि ट्रंप के जीतने के साथ मोदी और अमेरिका के संबंध और अच्छे हो जाएंगे और भारत को इससे फायदा पहुंचेगा, उनको उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब मोदी के नाम से अमेरिका में रह रहे लोगों को, खासकर उन लोगों को जो भाजपा की मानसिकता वाले हैं, उनको लुभाने के लिए ट्रंप ने समर्थन किया था और मोदी की तारीफ की थी। उन सभी लोगों ने मिलकर ट्रंप को वोट दे दिया दोस्तों। लेकिन तब से अमेरिका वाले भारत के खिलाफ न जाने कैसी कैसी खराब टिप्पणियां कर रहे हैं। खासकर जो ट्रंप के समर्थक है दोस्तों, नस्ल भेदी टिप्पणियां की जा रही है और यहाँ तक कि ट्रंप की विचारधारा में जो कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और भारतीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि ट्रंप भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। ऐसा लग भी नहीं रहा कि ट्रंप जिन भारतीयों से वोट मांग रहे थे उनके बारे में उन्हें कोई चिंता है। और अब तो ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को भी तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। अमेरिका में जाकर हाउडी मोदी करने वाले नरेंद्र मोदी और लेजर लाइट आंख वाले फॉरेन मिनिस्टर को भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 6 जनवरी को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और जॉय बाइडेन के बाद अगले राष्ट्रपति बनेंगे दोस्तों। ऐसे में नरेंद्र मोदी को उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। तो इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर भाजपाइयों को घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों, खासकर उन लोगों को जिन्हें लगता है कि ट्रंप के कारण भारत को फायदा मिलेगा। और एकदम उल्टा है दोस्तों, ट्रंप के आने से भारत को नुकसान होने लगा है। H1B वीजा को लेकर भी नए नए विवाद उपजाए जा रहे हैं और भारत के लोग जो अमेरिका में काम कर रहे हैं उनके लिए भी लगातार मुश्किलें खड़ी की जा रही है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या ट्रंप के जीतने से भारत को नुकसान हुआ है और क्या नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन नहीं भेजकर ट्रंप ने अंधभक्तों के लिए एक मैसेज क्लियर भेज दिया है कि ट्रंप को केवल वोट से मतलब है और आंख बंद करके ट्रंप को सपोर्ट करने वाले भारत के रहने वाले कुछ लोगों के साथ एक प्रैंक हुआ है? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर बीजेपी पर दिल्ली में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने और पैसा बांटने का आरोप लगाया है दोस्तों। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के प्रमुख को लिखे पत्र में कई सारे सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि इस पत्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मोहन भागवत से कई सारे सवाल पूछते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों का समर्थन क्या आरएसएस के लोग करते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या आरएसएस वोट खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा खुलेआम पैसा बांटे जाने और भगवा पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर पूर्वांचली और दलित वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने का समर्थन करती है। इसका जवाब मिलना चाहिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दिल्ली में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दस्तावेज मुहैया कराकर और पैसा बांटकर चुनाव में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 270 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में होने की संभावना है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिरों को लेकर दिए बयान पर जोरदार घमासान मचा हुआ था दोस्तों। साधु संतों की ओर से जमकर मोहन भागवत को फटकार लगाई गई थी। इसके बाद आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में भी मोहन भागवत से अलग जो बयान दिया गया था, इसमें कहा गया था कि जितने भी पुराने मंदिर है उन सब पर क्लेम करना हिंदू समाज के लोगों का अधिकार है। यानी आरएसएस प्रमुख के बयान से इतर अलग तरीके का बयान दिया गया था दोस्तों। इसके बाद लोगों ने पूछा कि क्या आरएसएस का मैगजीन ही आरएसएस के खिलाफ हो गया है, क्या मोहन भागवत के खिलाफ आरएसएस के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। इसके बाद जब उनको लगा कि काफी डैमेज हो गया है तब जाकर पांचजन्य में एक और आर्टिकल लिखवाया गया है दोस्तों। और मोहन
मोहन भागवत के बयान का समर्थन करवाया गया है, लेकिन जिस तरीके से साधु संत खासकर शंकराचार्य मोहन भागवत के बयान का विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पर आरएसएस के लोगों के हाथ से हिंदू समाज का नेतृत्व जल्दी खिसकने वाला है दोस्तों। और कई सारे लोग आरएसएस को हिंदू संगठन भी मानने से मना कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सासा मालवीय नगर के अंदर मंगलवार को झुग्गियां तोड़ने को लेकर नगर निगम को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। आम आदमी पार्टी व इस चुनाव में भी इस सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मिली भगत है। इन लोगों ने उनके इलाके में इंदिरा कैंप को तोड़ने के लिए भेजा था, जिसे उन्होंने रुकवा दिया। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र कोचर पर भाजपा से मिली भगत करने का आरोप लगाया दोस्तों। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी कोचर पर वहां उनके साथ झगड़े करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। नगर निगम में भारती की पार्टी सत्ता में है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के मालवीय नगर से प्रत्याशी कोचर ने कहा है कि मैंने नहीं, भारती ने झुग्गी वालों को वहां से भागने पर मजबूर किया है। कुल मिलाकर दोस्तों अब झुग्गी झोपड़ी की राजनीति दिल्ली में काफी तेज हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में स्लम में लोग दिल्ली में रहते हैं और उनके वोट दिल्ली के नतीजों को डिसाइड करते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को भारी संख्या में झुग्गी झोपड़ी के लोगों का वोट मिला करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने के बाद से पूरा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। लेकिन जिस तरीके से इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने वोट को वापस लेकर आ जाएगी और आम आदमी पार्टी शायद इसी को लेकर नाराज, और इसलिए दोनों पार्टियों के बीच आपस में संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। साथ साथ हिमंत विश्व शर्मा ने अमित शाह की पोल खोल दी है दोस्तों। हिमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि हमारे भारत में लगातार घुसपैठ बढ़ता चला जा रहा है। असम और भारत के अंदर घुसपैठ के कई मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि असम की पुलिस ने 20 से 30 घुसपैठियों को हर दिन पकड़ा है और पकड़ रही है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। त्रिपुरा में भी इसी तरीके का हाल है। अगर घुसपैठ बढ़ता जा रहा है दोस्तों, तो अमित शाह का ये बहुत बड़ा फेलियर है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सीधा बयान हिमंत विश्व शर्मा ने अमित शाह के खिलाफ दिया है और मीडिया को इसी तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले को लेकर अमित शाह पूरी तरीके से 100/100 फेल है, तो लिखिएगा जरूर। शासन निकाय चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ता के बागी तेवरों ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की बेचैनी बढ़ा दी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या 25 से अधिक हो गई है, जिन्होंने निकाय प्रमुख पदों पर पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होने के बावजूद नामांकन दाखिल कराया है। इसे देखते हुए पार्टी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। विधायकों, मंत्रियों, सांसदों के साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यदि कोई कार्यकर्ता नहीं माना तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करो। प्रदेश में वर्तमान 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं। 93 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इन सभी निकायों के अंदर प्रमुख और पार्षद सभासद पदों को लेकर भी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं दोस्तों। देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बगावत कर रहे हैं उनके खिलाफ वाकई बीजेपी कार्रवाई करेगी या फिर केवल हवाई बातें चल रही है। साथ प्रधानमंत्री मोदी 3 जनवरी को कल वीर सावरकर के नाम से दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के अंदर एक नए कॉलेज की आधारशिला रखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 2 नए विश्वविद्यालय परिसर का आधारशिला रखने जा रहे हैं, यानी अभी शुरुआत होगी कॉलेज बनने की दोस्तों। बनते बनते कितने साल लगेंगे आप लोग जानते हैं, लेकिन जो नाम है उसे लेकर विवाद तो और ज्यादा गहराने वाला है। आपको बता दें कि सवाल यह है कि वीडी सावरकर के नाम पर जो विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, तो क्या इसके अंदर जो कोर्स पढ़ाए जाएंगे उसमें यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से पत्र लिखा जाता है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पत्र किस लिए लिखा जाता है, कई बार माफी मांगने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, तो क्या इस विश्वविद्यालय में यह भी सिखाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या पत्र लिखना कैसे चाहिए और माफी कैसे मांगनी चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी के हमलों पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को आगे किया है, जिन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल के द्वारा पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना के फैसले पर उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी केजरीवाल को कोस रही है, चिल्ला रही है मौलानाओं को वेतन दो। वे हमसे पूछ रहे हैं कि हम पुजारी ग्रंथियों को देने के लिए पैसा कहां से लेकर आएंगे। बीजेपी ने हरियाणा में इमामों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया। हरियाणा में उन्हें 16,000 रुपए मिल रहे हैं। वे पुजारी ग्रंथी योजना का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। संजय सिंह ने कहा कि यदि आप हरियाणा में इमामों को 16,000 रुपए दे सकते हैं, तो आपको दिल्ली में पुजारी और ग्रंथियों के वेतन से क्या समस्या है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये जो बयान आया है दोस्तों, उनकी पार्टी के नेता के द्वारा, इसे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसके ही हिंदुत्व के एजेंडे पर घेरने की कोशिश कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक ऐसी पिच है जिस पर आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, तो उनके स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं इस पिच पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बेवकूफी हो सकती है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या ये बयान आम आदमी पार्टी जो दे रही है, कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी इमामों को पैसा दे सकती है, तो फिर दिल्ली में पुजारी और ग्रंथियों को आम आदमी पार्टी पैसा दे रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है? यानी एक तरीके से बाइनरी वाला ये बयान है दोस्तों कि उनको दिया गया तो इनको क्यों नहीं दिया जा सकता। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक तरीके से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसा बयान दे रही है। इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी ने भारतीय जनता पार्टी पर पैसे बांटने और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया दोस्तों। उनके मुताबिक बीजेपी आरएसएस प्रमुख की भी नहीं सुनती है। IANS से बात करते हुए अलवी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, कुछ नेता बोलते हैं कि बीजेपी के नेता कुछ और करते हैं। कांग्रेस के नेता ने वोटर्स को बरगलाने का भी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। कई और बातें उन्होंने कही है दोस्तों। आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। इसी के साथ में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक, आम आदमी पार्टी के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए महीने देने का वादा किया गया है। आम
आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। इसे कांग्रेस पार्टी ने काउंटर करने के लिए फैसला लिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के राज्य में सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी 2500 से 3000 रुपए महिलाओं को उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि हमने अर्थशास्त्रियों से चर्चा कर ली और इसके बाद जो रिपोर्ट बनी है उसके अनुसार 3000 रुपए महिलाओं को हर महीने कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर देगी और 5 नई गारंटी भी कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अब तक दिल्ली में चुनाव बनता जा रहा है। दोस्तों आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए 4,85,000 लोगों ने आवेदन किया है। 82,450 लोगों ने वोटर सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा है। दोस्तों वोटर पहचान पत्र में संशोधन के लिए 1,71,385 फॉर्म 8 भरा गया है। कुल मिलाकर जो नए 4,85,000 नए वोटर्स आ रहे हैं, क्या ये वोटर सही है या फिर गलत है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने धांधली के आरोप लगाए थे दोस्तों, और जो दावे किए गए हैं अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं चुनाव पर अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो 72 लाख वोटों को लेकर एक फैसला लिया गया था और एक जो हेराफेरी के आरोप लगे हैं, ये काफी गंभीर मामला है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में इसे गौर से देखना चाहिए कि किन लोगों को, किन नए लोगों को इसमें ऐड किया गया। शासक कंगना रनावत एक और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ऐसे बयान देती है जिससे वो विवादों में आ जाती है। दोस्तों कंगना रनावत ने अभी हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है दोस्तों, वो दलजीत दोसांझ के खिलाफ लड़ी है, यानी पंजाबी सिंगर दलजीत के खिलाफ उनका जबरदस्त तरीके का विरोध देखा गया था। लोगों में कई सारे कंगना रनावत को सपोर्ट कर रहे थे, कई दलजीत दोसांझ को सपोर्ट कर रहे थे और ऐसा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनावत के साथ खड़ी है दोस्तों। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी ने कंगना रनावत से मुलाकात करने की जगह दिलजीत दोसांझ से मुलाकात की है दोस्तों। और दिलजीत से मुलाकात के बाद अब ये बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में कंगना रनावत की कोई वैल्यू नहीं रह गई है दोस्तों, उनको अलग थलग करके रखा जा रहा है। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी नेता उदित राज का बड़ा दावा, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हारने जा रहे हैं और हो सकता है कि वो 2 सीट से चुनाव लड़ जाए। इस दावे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने बुधवार को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी को भारतीय झूठा पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर इस बार दिल्ली में काम कर रहे हैं और बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। सोमनाथ भारती ने कहा कि कल मेरे इलाके में बीजेपी ने एमसीडी अधिकारियों से मिलकर डिमोलिएशन कराने की कोशिश की, यानी झुग्गी को तोड़ने की कोशिश की, जिससे विवाद उपज जाए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों को वहां पर भेजा गया। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों को हितैषी बताकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है। उनके आरोप काफी गंभीर है दोस्तों, आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में वाल्मीकि कराड़ के सरेंडर की सेटिंग पहले से हो चुकी थी। जितेंद्र आव्हाड ने फडणवीस सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र के बीड के अंदर सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ के मंगलवार को सरेंडर करने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया है कि आत्मसमर्पण नहीं है बल्कि पहले से की गई सेटिंग के तहत ये सरेंडर करवाया गया है और ये पूरा मामला प्रायोजित था। साथ साथ दोस्तों नववर्ष के मौके पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा कालकाजी दिल्ली मंदिर पहुंची है, जहां पर उन्होंने दर्शन करने के बाद अलका लांबा ने कालकाजी विधानसभा से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर एक संकेत दे दिया है। दोस्तों कालकाजी विधानसभा सीट से इस बार जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आतिशी मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस पार्टी अलका लांबा को मैदान में उतारकर एक जबरदस्त फाइट बनाने वाली है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अलका लांबा चुनाव लड़ेंगी तो दिल्ली में ये सीट सबसे दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मुकाबला जबरदस्त रहेगा। साथ साथ मोदी ने वेटर को अमेरिका भेजा और उससे कहा कि वहां जाओ और अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का इन्विटेशन लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को आमंत्रित नहीं किया है। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसे लेकर भाजपाइयों को जमकर निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये दिन रात बीजेपी के लोग इनका गुणगान गाते थे डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप ने मोदी को कोई भाव नहीं दिया है। बुलाना तो दूर की बात, चर्चा तक नहीं की जा रही है। शपथ ग्रहण का समारोह भी आने वाला है। साथ साथ संविधान जिंदाबाद जनसभा जगह जगह कांग्रेस पार्टी कल से करने वाली है। ऐसे में 5 जनवरी 2025 को हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद राज्यसभा चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल के इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक विभाग पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए 25 बड़ी जनसभाएं करने वाली है। चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाने और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ यूपी के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथी ने कहा है कि उनको एसटीएफ से डर लगता है। यूपी के मंत्री ने एसटीएफ से बताया खुद को खतरा, बोले अगर मेरे साथ कोई घटना हुई तो इसके लिए एसटीएफ जिम्मेदार होगा। अगर आप भी मानते हैं कि अगर राज्य की एक संस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी का मंत्री, सीनियर मंत्री अगर डरा हुआ है दोस्तों, तो मामला काफी गंभीर है और आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। इसी तरीके से और भी सहयोगियों को परेशान किया जा रहा है दोस्तों। साथ साथ नए साल पर तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों को लिखा पत्र, कहा व्यवस्था में लगे जंग को अब मिटाना होगा, एक नई भूमिका के साथ सबको मैदान में आना होगा। उन्होंने जो मैसेज भेजा उससे क्लियर है कि वो नीतीश कुमार की उम्र को लेकर लोगों के मन में ये बात स्पष्ट करवा देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब सत्ता प्रशासन संभालने के लायक नहीं है, उनका समय निकल चुका है। उनको इतने साल तक मौका दिया गया प्रशासन चलाने का, अब उनका समय खत्म हो गया। इसीलिए किसी नए नौजवान को मौका मिलना चाहिए, जिससे बिहार में परिवर्तन होगा, बिहार तरक्की करेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में बिहार के इलेक्शन को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर गठबंधन की सरकार के बिना खुद का बहुमत हासिल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के लिए अच्छी बात होगी दोस्तों। बिहार
बिहार एक अच्छे मुकाम पर आगे जा सकता है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन के समय आ चुके हैं तो लिखिएगा जरूर। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर की याद जरूर आई है दोस्तों, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्थडे जन्मदिन विश करते वक्त उन्होंने मणिपुर शब्द का इस्तेमाल किया है। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कब मणिपुर आएंगे। दोस्तों आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन केवल प्रधानमंत्री मणिपुर शब्द का इस्तेमाल पूरे साल में एक बार करते हैं, वो भी मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता एन बीरेन्द्र सिंह को बधाई देने के लिए, जो अभी हाल फिलहाल में माफी मांगते घूम रहे थे। साथ साथ प्रशांत किशोर की कंबल पॉलिटिक्स बिहार 2025 के लिए क्या इशारा कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन में देखने को मिला है, जिसमें वो कंबल देने के बदले में उनके सपोर्ट के लिए धमकाते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या इससे कुछ बदलने वाला है या फिर प्रशांत किशोर केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनका धरातल पर कोई वोट नहीं है। अब जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी तक पूरी अपडेट लगातार पहुंचती रहे। बहुत धन्यवाद।